मेरे पीछे जिस शख्सियत को आप देख रहे होंगे वो है बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार। आज अचानक हम लोग जब बैठ करके दो चार लोग बात कर रहे थे तो उसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई कि नीतीश कुमार को अब संन्यास लेना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में है कि अब वो बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विभिन्न तरह की बातों का चर्चा चलना शुरू हुआ, हम लोग सब बात उस पर करना शुरू किए। फाइनली सारे लोग जब बात कर रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि मुझे बोलने का हक है कि नहीं। ठीक है, हम शैक्षणिक सिस्टम से संबंधित हैं, शिक्षा से संबंधित हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारा मौलिक अधिकार जो है, बोलने का जो अधिकार है, वो छीन ले कोई। तो हमने एक बात का सिर्फ सवाल पूछा कि नीतीश कुमार के बाद आप किसको मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर किसको आप काउंट डाउन करते हैं? अगर माननीय नीतीश कुमार नहीं है तो इसके बाद आप किस पे काउंट डाउन चलता है? हम ये मानते हैं कि हर एक व्यक्ति के जब अंतिम क्षण आते हैं, यानी कि जब वो ओल्ड एज हो जाते हैं तो उनका थोड़ा मेंटल लेवल गड़बड़ होता है, यानी मानसिक रूप से उस तरह से नहीं होते जो 40 साल का आदमी सोचता है, जो 50 साल का आदमी सोचता है। तो धीरे धीरे उसका एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होता ही है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप उस प्रॉब्लम को लेकर के उस व्यक्ति पर सारे लोग पड़ जाए। कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जो हम लोग जो एक्सपेक्ट नहीं करते वो हो जाता है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार से संबंधित एक बात तो हमने तय कर दिया। हमने यह कहा था कि जिस व्यक्ति के आने से बिहार में बदलाव देखने को मिले, वो व्यक्ति उनके उन 10 सालों को कोई याद नहीं करता जब उनकी शुरुआत थी, किस तरह से बिहार का माहौल था और पूरे बिहार के माहौल को उन्होंने चेंज किया। हम ये सब बात बोल रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं जदयू के बहुत बड़े समर्थक के तौर पर सामने एक व्यक्ति हमें दिख रहा है। हम आपको बता दें कि हम जदयू के समर्थक नहीं हैं, ना ही बीजेपी के समर्थक, ना किसी पार्टी के समर्थक हैं। हम अपनी बातों को रखने के समर्थक हैं और हमें पूरा हक देता है ये फंडामेंटल राइट कि हम अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख पाए। तो हमें तो लगता है कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर किसी को हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, अगर ये कार्य करने में सक्षम नहीं है तभी हम इस बात को किसी पर लागू कर सकते हैं। अदरवाइज नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो भी कार्य किया वो एक बड़ा कार्य किया और बेहतर कार्य किया। उनके जितने भी कार्यकाल के दौरान जितने भी प्रगति के काम किए गए, जितने भी डेवलपमेंट के काम किए गए, उसको कम आंका नहीं जा सकता, किसी भी तरह से कमतर नहीं किया सकता है। बिहार के परिदृश्य को कोई चेंज किया है, कोई बदला है, वो है माननीय नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने ही इस पूरे बिहार के मिजाज को बदला है। आज आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरे राज्य में जिस तरह से लोग कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों का प्रगति पथ है, वो उसके पीछे किसी व्यक्ति का हाथ है, वो है नीतीश कुमार। फिर लोग बोलते हैं नहीं, नीतीश कुमार से बेहतर होगा, कि नीतीश कुमार से बेहतर है कि बिहार में चिराग पासवान को जगह दे दिया जाए। चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, तो हमें कोई गुरेज नहीं कि चिराग पासवान बेहतर व्यक्ति हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं, स्टाइलिश लोग हैं। लेकिन आप ये बताइए, ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं कि डायलॉग याद करके आए और उसको डिलीवर्ड कर दिए। चिराग पासवान का ग्रास रूट पर एक कोई काम बताइए जिसके कारण जनता का जो हार्ट जो है वो बिल्कुल टच में आ जाए। कोई ऐसा काम बताइए जिसके कारण जनता इनके लिए एकदम कुछ बेहतर करने को तैयार हो जाए। चिराग पासवान अपनी बातों को बहुत बेहतर तरीके से डिलीवर्ड करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत तगड़ा है। जितनी बातों को रखते हैं उसमें एक डायलॉग वर्जन रहता है कि मैं तो इस बात को समझ पा रहा हूं कि ऐसी जो संभावनाएं दिख रही, मतलब इस तरह से बोलने से कोई बिहार का मुख्यमंत्री नहीं हो जाएगा। उनकी कार्य पद्धति पर सबसे पहले इन चीजों को देखना पड़ेगा, उनकी कार्य पद्धति कैसी है, ये बात। फिर कुछ लोग बोले कि नहीं, एक काम कीजिए, श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, ये तो नौजवान है, नौजवान के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, ये सब काम करें। लेकिन इनमें क्या दिक्कत है? दिक्कत समझिएगा। सबसे पहली बात कि राजनेता पुत्र हैं, विरासत में इनको राजनीतिक मिला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उससे बात गुरेज नहीं है, सब लोग इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये व्यक्ति सदन में जो है, इनकी लड़ाई जो होती है लगता है घरेलू लड़ाई लड़ रहे हैं। घर में जिस तरह से नहीं, हमको उसको क्या कहते हैं, ग्रामीण भाषा में बोलते हैं उटका पैची वाला सिस्टम, उसमें ये शामिल रहते हैं। तो हमें नहीं लगता कि बिहार के बदलाव के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार में कुछ विकास का काम होगा। ये तो इनके अंदर जो चल रहा है, जिन बातों का ये मंथन कर रहे हैं, ये तो टारगेट कर लेंगे कि हमारे समय में ये काम हुआ था, इसके समय में ये कर देंगे। कोई ब्रॉड माइंड का सिस्टम नहीं चल रहा है। तो हमें तो लगता है ये भी उस कार्य को नहीं है।
नेक्स्ट काम आता है ये बीजेपी के सम्राट चौधरी जी। पहले ये आरजेडी में थे, बाद में बीजेपी में आए हैं। इनका जो टोन है ना, शुरू से ही, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री, शुरू से टोन एक मर्यादित भाषा को कभी डिफाइन नहीं करता है। जब भी ये किसी से बात करेंगे, अरे अरे, मतलब लग रहा है क्या कि ये कुछ पहले दूसरा काम करते थे, ठेकेदारी वगैरह कराते थे, जिसमें काम अच्छा नहीं किया तो करवाने का काम करते थे। इनका कार्य जो पद्धति है, इवन जब इनकी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष थे उस समय भी इनके बात को रखने का जो तरीका था विधानसभा अध्यक्ष के सामने, सब लोग वाकिफ हैं। और इनका कथनी और करने में बहुत फर्क है। जब इनके अगेंस्ट कोई होते थे तो पगड़ी कहे थे कि जब तक हम मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे पगड़ी नहीं हटाएंगे, मतलब जो भी मामला है, तो हमें किसी एंगल से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तो एकदम बिल्कुल नहीं लगते हैं। इसलिए नहीं लगते हैं कि इनका जो बात करने का तरीका है, लोगों से जो एडजस्टमेंट है, वो कहीं से भी जायज नहीं है। और ये क्या करते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव के ही नक्शे कदम पर चलते हैं। इनमें भी उटका पैजी का सिस्टम बहुत ज्यादा समाहित है, तो यह भी मुख्यमंत्री के लायक उस तरह के नहीं मानते हैं इसको। एक और नाम आता है, देखते हैं इधर, ये सब कुछ इस पर तो बात हो चुकी है, जरा सा देखें इस पर। नीतीश कुमार पे बात होगी, हाँ, प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी। इस व्यक्ति को जब हम देखते हैं ना, थोड़ा बड़ा कर दे फोटो जरा, देखिएगा। इस व्यक्ति को जब हम देखते हैं सुबह उठ करके और शाम में खत्म करते हैं, ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है पूरे बिहार में जो सुबह नकारात्मक बोलता है और रात में सोते समय भी नकारात्मक ही बोलता है। बिहार का सिर्फ इसे निगेटिव पॉइंट आउट करने आता है। हमें लगता है सकारात्मक बात कभी बचपन से बोला है कि नहीं बोला है पता नहीं, हमको तो नहीं लगता ये बचपन से सकारात्मक पहलू के लोग होंगे। हर चीज में इनको नकारात्मकता दिखती है, हर चीज में निगेटिव पॉइंट आउट करते हैं। अरे भैया, आप ये बताइए कि अपने पूरे जीवन काल में सकारात्मक काम किए क्या? आपको जब मौका मिला बिहार के लिए, तो बिहार में ऐसा कौन सा शैक्षणिक माहौल आप तैयार कर दिए? ये पॉलिटिक्स में आने के पहले कुछ बताइए कि शैक्षणिक माहौल आपने तैयार किया, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ बड़ा व्यवस्था किया या कुछ किया। एक यात्रा पर निकल गए, रोड पर चलिएगा तो आपको लोग क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। आप जो है नकारात्मक निगेटिव पॉइंट के सबसे बड़े द्योतक हैं। सुबह से शाम तक जदयू ने ये किया, बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, पिछले 20 साल में ये किया, पिछले वो साल में ये किया, और हम सबको यूट्यूबर्स बना देंगे। मतलब हमको समझ में नहीं आता है कि इस व्यक्ति के मिजाज में चल क्या रहा है। और ये एक सबसे बड़ा बात है, किसी आंदोलन को किडनैप करने में बहुत माहिर है। जब कोई आंदोलन छात्रों को होता है, उसमें घुसपैठी करके अपना जगह बना करके और उस आंदोलन को तहस नहस कर देते हैं। क्या हुआ बीपीएससी वाला मामला? कुछ नहीं हो रहा है, होने भी नहीं जा रहा है। और हम आपको एक चीज बताते हैं, याद होगा 2009 में एक दरोगा की वैकेंसी हुई थी। उस दरोगा के वैकेंसी में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अधिक अंक ला करके भी बाहर हैं। उस वक्त वो सारे कैंडिडेट इनसे जब मिलने गए, इन्होंने कहा नीतीश कुमार से आपके लिए हम डायरेक्ट बात करेंगे। और ये बात जब हो गई और सभी लोगों को जोड़ लिया गया उस पीके टीम बना करके, और जब वो लोग मिलने गए तो बोले कि सब अपना अपना एड्रेस लिखा दीजिए, आप लोग का सबका बात कर देंगे और जो पक्ष में होगा वो नीतीश कुमार से बात कर लिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए, जब वो कैंडिडेट अपने घर पहुंचते हैं तो पीछे से इनके ऑफिस से फोन जाता है कि आपका ये प्रॉब्लम था, ठीक है, अब आप पीके टीम के सदस्य हैं और आप आगे आपको पीके टीम कैसा लगता है, इनके लिए आप कुछ कार्य कीजिए। और इस डाटा को नीतीश कुमार को इन्होंने पहुंचा दिया और बताया कि ये सारे लोग हमारे मेंबर बन चुके हैं। ये काम कर रहे थे। अभी बात खत्म नहीं हुई है। एक और महानुभाव बचे हैं, विजय कुमार सिन्हा। इनको देखिएगा, लगता है कि बस जो पद मिला है बस उसको किसी तरह से संभाल के रखना है, एकदम संभाल के चलना है कि पद में कोई छलकाहट नहीं हो। हल्का सा छलकाहट होगा पद गिर जाएगा, बस इसी सिस्टम में है। एकदम आराम तलबी लोग हैं, आराम से चलने वाले लोग हैं। इनके मन में जो विकास का क्रम है, जो डेवलपमेंट का अप्रोच है, वो सब नहीं चलता। हाँ, भाषा में जरूर है, भाषा पद्धति में इनका जो सवाल है अब आज भी सदन में गूंजते रहता है। जो भाषा पद्धति का ये प्रयोग करते हैं आज भी सदन में गुंजायमान रहता है। तो जिस भाषा पद्धति को इन्होंने अच्छे तरीके से बातों को करना या फिर इस चीज को करना, तो हमें भी लगता है कि ये ऐसे व्यक्ति पर बिहार का पूरा मिजाज देना सही नहीं है, क्योंकि कहीं से भी जनता की ये बहुत बड़े प्रतिनिधित्व के तौर पर नहीं है। अपने विधानसभा क्षेत्र में तो ये बेहतर तरीके से लीड ही नहीं कर पाए, तो फिर और बिहार के लिए क्या कर सकते हैं। तो आज जो वस्तु स्थिति है, नीतीश कुमार जैसे लोगों की आवश्यकता है इस बिहार में, जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया,
और आगे कार्य जितने उम्र में भी जो कुछ भी ये परिपाटी बनाए आज उसी को फॉलो अप करके कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है बिहार के लिए। मानते हैं कि लास्ट में थोड़ा बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होता है, हर एक व्यक्ति जरूरी नहीं कि 100% खरा उतरे, लेकिन जरूरी इस बात का है कि जो व्यक्ति बेहतर कर रहा है उसकी बेहतरी के लिए गुणगान भी होना चाहिए। यहां पे सभी पार्टी के लिए हमने निगेटिव पॉइंट रखा। अब तो आप समझ ही पा रहे हो हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। तो ये बात को समझिए कि ये सारे व्यक्तित्व को जिसने दिखाया, जिसके फिगर पर चर्चाएं हो रही है, अगर हमने कुछ गलत बात किया तो इस बात पर आप लोग जरूर बताइएगा कि हमने गलत क्या कहा। ये सारे लोग कोई भी मुख्यमंत्री के पद के लायक नहीं है, और अगर ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरे बिहार का। निश्चित रूप से इन सभी को हटा करके किसी ना किसी एक अन्य व्यक्तित्व को सामने लाना पड़ेगा जिसके लिए जनता के अंदर सम्मान हो। तो आप हमसे सवाल ये पूछेगा कि आप ही बता दीजिए कौन मुख्यमंत्री के रेस में है। मुख्यमंत्री के रेस में अभी ये चर्चाएं नहीं खुलेगी, अभी कम से कम इलेक्शन में टाइम है। इस इलेक्शन के दौरान उस व्यक्ति को जाकर के जनता के बीच में अपना टच देना पड़ेगा, उसके साथ इंट्यूशन अटैच करना पड़ेगा, तभी लोगों को पता चलेगा कि ये व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के लायक है। बहुत सारे नेता हैं सेकंड रेस में, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे बहुत ज्यादा संभावनाएं किसी में नहीं दिख रही है। तो अभी वस्तु स्थिति यह है कि जितने भी यूथ लीडर हैं, जो छात्र नेता हैं, जो भी कॉलेज परिपाटी पे काम कर रहे हैं, जो यूथ काम कर रहे हैं, उनको जगह मिल कहां रहा है। वो सब तो जितने भी नेता उनके पुत्र का झोला पकड़ करके उनके विधानसभा में पहुंच जाते हैं। कम से कम जो थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन में जो बच्चों का समूह है उसको तो मौका दीजिए। हो सकता है उसी में से कुछ किसी बेहतर व्यक्ति को दीजिए ताकि वो बेहतर व्यक्ति अपने जोश खरोश के साथ उस मुकाम तक आपको पहुंचा दे। आपको बता दें कि जितने छात्र राजनीतिक में, जितने युवा राजनीतिक में बेहतर लोग हैं जो दिन रात एक अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, उसको मिलता क्या आखिर में पता है? 5 साल से किसी न किसी झंडा को पकड़ करके, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से झंडा को पकड़ करके सिर्फ चलते हैं, भीड़ को बढ़ाते हैं। लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो किसको मिलता है पता है? टिकट मिलता है नेता पुत्र को, जो पहले से नेता थे, किसी कारण से बीमार चल रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनके भाई हैं, चाचा हैं, भतीजा हैं, उन्हीं को मिल गया। और ये जो यूथ लीडर पूरे झंडा को ढो रहा है, पूरे जोश गर्मी के साथ जो ढो रहा है, इसको क्या मिलता है कि हाँ आप फॉलो अप कीजिए, यही भैया आपको सारा क्षेत्र दिखा देंगे। ये भैया क्षेत्र दिखाएंगे, उस क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता के रूप में ये कभी नहीं आ पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपका भविष्य आपके हाथों में है। जरूरी इस बात का है कि आप अपने टारगेट को बनाए रखिए। टारगेट आपका फिट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके सपनों को मर करके कोई अपना सपना का दुनिया तैयार कर ले। तो जरूरी इस बात का है कि जो आपके अंदर ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है, तभी एकला चलो रे का कंसेप्ट डेवलप कीजिए सब लोग अपने में, और खिलाफ होइए। जब भी आपको यह मौका मिले, लगे कि हमारा सिर्फ यूज हो रहा है, तो निश्चित रूप से अपना एक अलग मुकाम तैयार कीजिए, अपना एक लकीर तय कीजिए और उस पर चल पड़िए। ठीक है, पहली बार में 2 ही कदम चल पाएंगे, लेकिन अगर लगातार चलिएगा तो निश्चित रूप से अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।